सिस्टम पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्या क्या हुआ? ठीक, तो हम लोग बता रहे थे आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब देख रहे थे और इसमें हम लोगों ने बताना जब शुरू किया था तो बकल कैविटी सब के बारे में बात कर लिए थे। और बकल कैविटी के बाद आज हम लोग बात करेंगे किसका? आपको फेरिंग्स का, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद आता है स्टमक, ये सब भी बात करेंगे। हमने आपको ये कहा था क्या कि बकल कैविटी ये हुआ, और बकल कैविटी के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये इलाका जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? फेरिंग्स के नाम से हम लोग बुला रहे हैं जी, ठीक है। फेरिंग्स वो जगह होता है जहां से आप सांस लीजिएगा ना तो एयर भी यहीं पे आएगा और खाना निकलिएगा वो भी कहाँ आएगा? फेरिंग्स के पास ही आपको आता है जी, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा हाईवे बन गया मेरा इधर। तो हम बता रहे थे क्या आपको कि फेरिंग्स जो देखते हैं, फेरिंग्स एक नया पॉइंट आ रहा है हम लोग के सामने में। ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी आपको कॉमन रास्ता है और डाइजेस्टिव ट्रैक का भी क्या कॉमन रास्ता है जी, ठीक है। फेरिंग्स को थोड़ा बाहर निकाल के देखिएगा। मान लीजिए कोई पर्सन ये हुआ और इस पर्सन को हम लोग जब देख रहे थे तो इस पर्सन के अंदर में है ना एक इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये बकल कैविटी हुआ और बकल कैविटी के बाद ये हिस्सा जो देख रहे थे हम लोग, इसका नाम क्या है सर? आपको फेरिंग्स। ये पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? फेरिंग्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और फेरिंग्स के इस रीजन को हम लोग क्या देते हैं नाम, ठीक है। यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे इस रीजन को हम लोग फेरिंग्स के नाम से बुला रहे हैं। और फेरिंग्स के बाद दो पाइप आगे खुलता है सर आगे। एक है सर आपको विंड पाइप है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? विंड पाइप। और इसका जो देख रहे थे हम लोग, इसका नाम क्या है सर? आपको फूड पाइप। इसको हम लोग नाम रखे थे हम लोग क्या? फूड पाइप के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। दो पाइप आप देखने को मिल रहा है, एक है आपको फूड पाइप और एक विंड पाइप। आप जब खाना खाते हैं ना, खाना को जब सेल करते हैं, निगलते हैं, तो फूड कहाँ पहुंचता है? इसी रीजन में पहुंचता है जी, ठीक है। और यहाँ के बाद आगे जब जाता है सर तो आगे कहाँ जाएगा? तो सर आपको फूड पाइप में जाएगा। लेकिन अभी आप खाना नहीं खा रहे होंगे, अभी आप सांस ले रहे होंगे ना, तो ऑक्सीजन वगैरह सब किस रास्ते से जा रहा होगा? वो इस रास्ते से जाता है जी, ठीक है। यहाँ से आपको ऑक्सीजन जाता है जी, ठीक है। ये इस तरह से आपको काम कर रहा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बता रहे थे क्या आपको कि कभी भी इस दोनों में तालमेल कभी भी गड़बड़ाता नहीं है। अगर आप मुंह से भी सांस लीजिएगा ना तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? विंड में, सॉरी लंग्स में ही जाएगा। और आप कुछ भी खाते हैं, आप तो कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है, वो हमेशा फूड पाइप में ही जाएगा, कभी भी दूसरे पाइप में आपको नहीं जाता है सर, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा एक मसल्स है जो मसल्स कंट्रोल करता है कि कौन सामान को किधर जाना चाहिए, और उस मसल्स को ब्रेन कंट्रोल करता है। आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आप दिमाग से सोचोगे कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं, ब्रेन पर्सनली इसको डील करता है और आपको खाने को और एयर को ठीक ढंग से जाने आने में मदद करता है जी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, हम आपको बताना चाह रहे हैं आज कि फेरिंग्स जब देखते हैं हम लोग, ये आपको कोई बंदा हुआ, ये बंदा में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सब है, ये मतलब अब स्टार्ट किया तो ये उसका माउथ होगा, ये उसका नेसोफेरिंग्स होगा, और दोनों एक ही कॉमन पाइप में आता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे थे फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आपको ये वाला पाइप जो देख रहे हैं सर, इस पाइप का नाम क्या है सर? आपको विंड पाइप कहते हैं जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? विंड पाइप। सब सिलेबस में है, 10th का सिलेबस है। इसी का दूसरा नाम ट्रैकिया भी है, ट्रैकिया। और इसका जो नाम देख रहे हैं, इसका नाम क्या है सर? फूड पाइप है। फूड पाइप का कोई भी बुला लेगा, आप लोग ऐसोफेगस बोलिएगा, ऐसोफेगस है ये। और हमने बताया था कि आप जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, एनसीईआरटी जब 10th क्लास का पढ़ोगे ना या 11th का भी, तो नीचे से ऊपर की ओर जब जाते हैं सर, तो आपको ऐसे आप अब से हम कोई लड़का हमसे पूछेगा फेरिंग्स का डेफिनेशन दीजिए सर, तो हम कहेंगे जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप खुलता है, दोनों नीचे से ऊपर की ओर जाओ तो यहाँ पे ना खुलता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फेरिंग्स कहते हैं जी, ठीक है। मतलब फूड पाइप और विंड पाइप और फूड पाइप ओपन, द कॉमन पोजीशन ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, है ना, दोनों का एक कॉमन पोजीशन है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। अब देखिए ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन, इसका नाम क्या है सर? आपको इसका नाम है विंड पाइप, है ना। एक मिनट, ये जो पाइप देख रहे हैं हम लोग, इसका नाम क्या है सर? आपको विंड पाइप के नाम से बुलाते हैं। ये वाला पाइप देख रहे हैं, तुम लोग आगे से फील करो, मतलब अपने पे फील कर रही होगी, तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं
ये है आपको क्या है ना, ये हो गया विंड पाइप। ये एक कॉमन जगह पे आके खुल रहा है, जहां पे हम इसको दाब रहे हैं ना, उसी से 10 ऊपर में क्या होता है, एक पोजीशन, इसका नाम क्या है, फेरिंग, ठीक है। और हम कहना चाहते हैं कि इसके अंतिम छोर को क्या नाम देते हैं, ग्लोटिस के नाम से लाते हैं। विंड पाइप के लास्ट इंड को क्या कहते हैं, इंड ऑफ, है ना, इंड ऑफ क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो इंड है उसको क्या नाम देते हैं, ग्लोटिस के नाम से बुलाते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोटिस, ग्लोटिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हम अभी आपको थोड़ी देर पहले ये भी कहे थे कि फेरिंग है ना, कॉमन पॉइंट है फूड और एयर का। भाई दोनों कहीं मिक्स न कर जाए, मतलब कभी ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन आप मुंह से सांस लिए, ऑक्सीजन चला जाए पेट में, तो ये गड़बड़ है सर, वहां पे यूज नहीं होगा इसका। और खाना खाइए वो इसमें चला जाए विंड पाइप में, तब भी गड़बड़ है। कहा जाता है एक चावल का दाना भी चला गया ना आपके इसमें लंग्स में, तो काटते हुए उसको बाहर निकल जाएगा। आपका लंग्स बहुत सॉफ्ट होता है जी, ठीक है, सबसे थीनेस्ट पार्ट है आपके शरीर का, और उसको पार कर देगा, उसको काटते हुए आगे निकल जाएगा चावल का दाना से, ठीक है। तो इसीलिए शुड बी प्रोटेक्टेड। यहाँ पे एक खास तरह का एक कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये 2D देख रहे हैं बोर्ड पे, तब ना 3D देखोगे तो ऐसे हाथ रखे हुए इस तरह से, है ना। और इसका आपको नाम क्या है, इपीग्लोटिस, है ना। ग्लोटिस को ढकने वाला का नाम क्या है सर आपको, इपीग्लोटिस। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इपीग्लोटिस के नाम से बुला रहे हैं। आवाज आ रहा है तो हाँ बोलो ना सर। ये जो सरकते हैं तो ये सर लंग्स जलने क्यों लगता है? हम बताएंगे, थोड़ा देर रुक जाओ, उसका भी हम डील कर देते हैं। कुछ खराब खाना खाओगे तो तुमको अजीब से लगेगा, जैसे लगेगा यहाँ पे कुछ जल रहा है, वैसा टाइप का लगेगा, वो भी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये देख रहे हो विंड पाइप के, है ना। तो विंड पाइप का जो अंतिम छोर होता है उसका नाम क्या आपको, इपीग्लोटिस है। और इपीग्लोटिस जो है ना सर, क्या चीज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये क्या चीज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और ये आपको कंट्रोल बाय ब्रेन, ये किसके कंट्रोल में होता है, कंट्रोल बाय ब्रेन, है ना। ये ब्रेन के कंट्रोल में होता है, और भी इनवॉलेंट्री होता है, मतलब आपके इच्छा से नहीं, अपने आप ब्रेन कोशिश करेगा इसको कंट्रोल करने का। आपसे डिमांड नहीं पूछेगा, ब्रेन सोचेगा हमको कैसे इसको कंट्रोल करना है जी, ठीक है। और आप लोग 3D इमेजिनेशन कर रहे हो ये, ठीक है। ये एक ढक्कन हो गया एक तरह से। अब देखिए कोई लड़का अब ये जाके यूट्यूब सर्च करने लगेगा ना, यूट्यूब पे जो असली पिक्चर जो दिखा देगा इपीग्लोटिस का, असली वाला एकदम डिट्टो, जो देखना चाहता है कि हमको यही देखना है इपीग्लोटिस, ठीक है, तो उसको ना एक फोटोग्राफ देखना होगा। जैसे इमेजिनेशन करने के लिए कभी ऐसा एटीएम में गए हो जिसमें तुमको पैसा भी डाल सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं, तो उसमें देखना एक शटर जैसा आता है, ठीक है। और शटर को जैसे खोलते हैं ना, तो उसमें एक गड्ढा होता है, उसमें पैसा डालिए, वो पैसा को ले लेगा। या नहीं तो सर क्या होता है, शटर को खोलिए पैसा निकालिए, जो भी। ऐसा कोई देखे हो आप लोग में से कोई एटीएम ऐसा जिसमें कैश डिपॉजिट मशीन जिसे बोलते हैं, उसमें आप कैश डाल भी सकते हैं, कैश, हाँ कैश निकाल भी सकते हो, जस्ट लाइक वैसा ही होता है इपीग्लोटिस, उसी जैसा होता है इपीग्लोटिस। अभी को लड़का ऐसे फोटो देख के लग रहा है कि सर ढक्कन जैसा लग रहा है, यहाँ पे एक ढक्कन है, हटेगा ऐसे करके, ठीक है। ये भी सोच रहा है वही सही ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है। तो इनको लग रहा है सर रियली में कैसा होता है, सच में ऐसा ही होता है, नहीं थोड़ा सा वो ऐसा टाइप का होता है इपीग्लोटिस, ऐसे खुलेगा ऐसे बंद होगा, ऐसे खुलेगा बंद होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले अभी, जैसे हाथ ऐसे रखे ना हम, नीचे मान लो ये पाइप जो है, ये पाइप क्या है, ग्लोटिस का है, और इसके ऊपर में इपीग्लोटिस का शटर है। और जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी सांस ले तो क्या इपीग्लोटिस है ना, इधर आपको विंड पाइप है जी, ठीक है। ये आप इधर क्या आपको मान लो थोड़ा देर के लिए, अब हाथ कैसे तो एक असिस्टेंट रखना पड़ता है। एक यहाँ मान लो तो ये आपको क्या फूड पाइप है, ये क्या है आपको, है ना, विंड पाइप है ये वाला। इस दोनों का ऐसे रखे हुए हैं। अब यहाँ 2 उंगली को मान लो था के लिए इपीग्लोटिस ऐसे बंद है, ठीक है। अभी हम सांस ले रहे हैं, अभी हम खाना कुछ खा नहीं रहे, तो अभी क्या हो रहा होगा कि सर इपीग्लोटिस ऐसे फैल जाता होगा, ऐसे देखो, ऐसे फैला कि सर आपको देखिए विंड फूड पाइप बंद हो गया है। कौन सा पाइप खुला हुआ है जी, दिख रहा है कोई, कौन सा पाइप खुला हुआ है जी, विंड पाइप, है ना। विंड पाइप खुला हुआ है तो इसका अंदर सर कुछ भी होगा तो किस में जाएगा, इसी में ना जाएगा। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और जैसे हम थूक घोटेंगे या पानी पियेंगे या आपको कुछ चावल या कुछ चबा के हम खाएंगे, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, इपीग्लोटिस ऐसे था ना अभी थोड़ा देर पहले, वो ऐसे हो जाएगा, मतलब विंड पाइप को बंद कर देगा और फूड पाइप खोल देगा जी, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पे तो हम ऐसे बना नहीं सकते हैं, आप तुम लोगों को हमको फीलिंग आ जाए ऐसा बताइए। तो अभी मान लीजिए अगर आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन फेरिंग्स के पास पहुंच गया। अब फेरिंग्स के बाद पहुंचने के बाद पूछ रहा है हम किधर जाए, दाएं जाए कि बाएं जाए, इस तरह से पूछ रहा है जी, ठीक है। तो इपीग्लोटिस क्या करता है, इसको बंद कर देगा, इसको इपीग्लोटिस क्या करेगा, इसको पूरा बंद कर देगा।
जब इपिग्लोटिस इसको बंद कर देगा तो ऑक्सीजन टकराने के बाद भी किधर गिरेगा, ये इसी में नहीं गिरेगा। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन जो टकराएगा भी आपको इपिग्लोटिस से तो किधर जाके गिरेगा, अल्टीमेटली ग्लोटिस में ही गिरेगा। सेम इसका उल्टा सोचो आप लोग कि जब आप खाना खा रहे होंगे या कुछ निगल रहे होंगे, अभी आप थूक घोटिएगा तो आप उस टाइम में देखिएगा क्या होगा, यही इपिग्लोटिस, ये है ग्लोटिस, ये हो गया फूड पाइप, ये इपिग्लोटिस यहाँ पे था, वो इसको बंद कर देगा जी, इस साइड को बंद कर देगा जी। जब इस साइड को बंद कर देगा तो आप फूड जो होगा सर टकराएगा भी इससे, तो गिरेगा किस में, आपको फूड पाइप में ही ना गिरेगा। कॉमन सेंस लग रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ बोलो सर, जब हम लोग खाना खाते रहते हैं तब सांस भी तो लगातार लेते ही रहते हैं, तो क्या? नहीं गौर करो। अभी तुम थूक घोटोगी ना तो देखना तुम सांस रुक जाएगा उस टाइम में। कभी ऐसा गौर करना, पानी जब पी रही होगी, जब निगलने का वक्त आता है, चबाने का वक्त नहीं, जब निगलने का वक्त आएगा तब देखना तुम्हारा कुछ देर के लिए सांस रुक जाएगा। जैसे अभी हम थूक को अंदर लेंगे ना तो कुछ देर के लिए सांस रुकेगा, उस टाइम में इपिग्लोटिस क्या करेगा, विंड पाइप को बंद कर देगा। प्रैक्टिकल करके देख लो अपने से भी। और आप अभी कुछ निगलोगी ना, एक गिलास पानी मंगा लो, आप पी के देखो, उसको पियोगी तो तुम्हारा सांस रुका रहेगा जब तक इपिग्लोटिस यहाँ फेरिंग्स में पानी रहेगा तब तक, तब आप सांस लीजिएगा। ठीक है, गौर करके देख लो, अभी तुमको पता चल जाएगा। मतलब जब इसका अंदर खुद दिमाग लगा लिया होगा कूलर का कि स्वेलिंग के वक्त है ना सांस नहीं लेते हम लोग, है ना, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, चबाने वक्त नहीं, च्यूइंग के वक्त नहीं, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग। जैसे निगलने का वक्त आएगा ना, देना एक समय के लिए सांस रुकेगा और उस टाइम में क्या होगा, आप निगल रहे होंगे सामान को, एकदम कोऑर्डिनेट बैठा रहता है ये। ठीक है, करके देख ली क्या? हेलो, ये समझ में आ गया ना? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप, है ना। तो इपिग्लोटिस समझा रहे थे हम आपको। इपिग्लोटिस रियली में ऐसा नहीं होता जैसे तुमको लग रहा होगा सर ऐसे दिखा रहे हैं, हाथ ऐसे रखे इधर बंद किए फिर इधर बंद कर रहे हैं, ऐसा टाइप का नहीं होता। रियल में हम कहते हैं ना वो शटर टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके खुलने वाला। पहले पढ़ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा लास्ट टच है अब इपिग्लोटिस सबको लेकर के, और सरकने वाला क्या केस है। देखिए हम आपको क्या बता रहे थे अभी कि जैसे ये कोई पाइप है, ये कौन सा पाइप हो गया, विंड पाइप मान लो, ये क्या फूड पाइप मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया फूड पाइप और एक हो गया आपको विंड पाइप, ये हो गया आपको विंड पाइप। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, इस जगह पे देख रहे हैं, इसका नाम क्या था, इपिग्लोटिस। इसका नाम था आपको इपिग्लोटिस। ये आपको कंट्रोल बाय ब्रेन लिखे भी थे देर पहले, कंट्रोल बाय ब्रेन। और ब्रेन वो भी क्या ऐसा कि आपसे बातें कर रहा है, अपना पर्सनल काम कर रहा है। ब्रेन इनवॉलंटरी नेचर है यहाँ पे ब्रेन आपका, आपसे कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। कभी कभी होता है ना, मम्मी पापा आपसे भी हम पूछे कोई काम कर देते हैं, ठीक है, तो अब तुम कभी कहते हमसे क्या नहीं पूछे था, तुम आपके मम्मी पापा बोलेंगे क्या क्या, हम तुमसे क्या पूछे, हम अपने करेंगे सब काम। वही बात यहाँ पे भी है। इपिग्लोटिस है ना, ब्रेन के अंदरूनी हिस्से के कंट्रोल में होता है। ये आपका डिमांड नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और आप जब खाना खाते हैं तो इसको एंट्री में रोकता और कंट्रोल करता है। होता क्या है कि जब आप छींकते हैं ना, जब छींकिएगा तो उस टाइम ब्रेन कुछ सेकंड के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। कभी हम लोग स्नीज करते हैं ना, तो कहता है जितना समय के लिए जो स्नीज करते हैं उस सेकंड में है ना ब्रेन काम नहीं करता, सब स्विच ऑफ, सब बंद, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आप कभी देखिए ना मोबाइल हैंग करता है तो आप स्विच ऑफ कर देते हैं ना मोबाइल को, वैसा ही टाइप का हो जाता है कि जब आप छींकते हैं ना पूरा ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, और उस दौरान कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप डिनर टेबल पे कुछ खा रहे हैं, है ना, दोस्त से बात कर रहे हैं, है ना, कुछ एलर्जी हुआ और आपको छींक आया, है ना, तो उस टाइम में क्या होता है, ब्रेन कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। अब जैसे आपको हम अभी थोड़ी देर पहले भी बोले इपिग्लोटिस ब्रेन के कंट्रोल में है। इपिग्लोटिस कार्टिलेज का होता है, टेनिस के रैकेट जैसा स्ट्रक्चर है ना, और ऐसे कर रहा है वो, ठीक है। अब वो आपको कंट्रोल में नहीं है, किसके कंट्रोल, ब्रेन के कंट्रोल से हट चुका है वो। अब वो बेचारा परेशान है, किधर भेजे किधर भेजे किधर भेजे, है ना, मतलब दाएं बाएं पूरा करने लगता है जी, ठीक है। अब जब छींकने का वक्त जब आता है, स्नीजिंग के टाइम में, ब्रेन कुछ समझ नहीं पाता, मतलब सॉरी इपिग्लोटिस समझ नहीं पाता क्या करना है हमको, सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है। मान लीजिए तुमको कोई गाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम उसको हाँ ना करके जवाब दे रहे हैं, वो लड़की कंफ्यूज हो जाएगी ना कि हमको करना क्या है, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी हो जाता है कि जब आप छींकते हैं उस टाइम में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि सॉरी इपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है करना क्या है, तो ये ऐसे होने लगता है पूरा इस तरह से। अब इमेजिनेशन करो
कि अगर आप पंखा चलता हुआ पंखा में कभी भी कुछ फेंकोगे, तेज पंखा चलना चाहिए वो खाली वो, तो टकरा के ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। जबकि तुम रुके हुए पंखे में देखती हो कि बहुत बहुत गैप होता है। एक 3 पत्ती वाला पंखा देखे हो ना, उसमें देखते हैं ना कितना गैप है सर। तो इसमें से सामान तो पार निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब यही तीनों नचने लगेगा, इतना तेज नचने लगेगा, हर जगह पत्ती है, हर जगह लीव आपको लगेगा, तो सर टकरा के तो नीचे गिरेगा ही ना। करके भी देखिए हुए कि पंखा चलता हुआ पंखा में कुछ फेंकते हैं तो सर वो चांस है सर पंखा तक नहीं पहुंच रहा है। क्या क्या हुआ? पंखा तक नहीं पहुंच रहा है। क्या चीज? चाबी है सर साइकिल का। अच्छा गए लड़का घर में तो हल्का मच जाएगा रे मम्मी उठा के समझ आ रहा है। वही बात हो जाता है जब आप छींकते हैं ना, इपिग्लोटिस पूरा तेजी से नचने लगता है ऐसे ऐसे करके। जब ऐसे नचेगा तो पूरा फेंक देगा ऊपर की तरफ, है ना। अगर आप चावल खा रहे थे नाक से चावल निकलने लगेगा, पानी पी रही थी तो पानी नाक से निकलने लगेगा, ऊपर से यानी मुंह से नाक से आपको कैसे से आप निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप अजीब दर्द महसूस होगा उस टाइम में। किलो राजी ये बचाने की कोशिश कर रहा है। हर एक को ब्रेन आपका जानता है कि आपको किसी भी कंडीशन में मरने नहीं देना है, ठीक है। मरने से बचाने के लिए ये हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि चावल का एक दाना भी आपके लंग्स में गया तो आपके लंग्स को काट के बाहर चला जाएगा। तो इससे बचाने के लिए है ना, इपिग्लोटिस क्या करता है, उसको तेजी से मार के ऊपर फेंक देता है जी, ठीक है। मतलब इस हिसाब से नाक से या आपको आंख से आपको सॉरी नाक से आपको पानी निकलने लगेगा, या है ना चावल का दाना वगैरह सब बाहर की ओर फेंका जाएगा जी, ठीक है। समझा रहा जी। बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है इस टाइम में, है ना। बहुत लोगों को प्रैक्टिस नहीं होता है, या बहुत लोग कोशिश करता है इस टाइम में छीके नहीं, ये और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है जी, ठीक है। और कंफ्यूजन होने से सर आपको तेजी से इपिग्लोटिस नाचने लगता है, चोट उठ लग जाएगा, इंटरनल स्वेलिंग हो सकता है जी, ठीक है। पल्ले पर रहा है जी, क्या बोलना चाहे। रियल में कैसा हो रहा होगा जी? रियल में ऐसे हो रहा होगा ना, ये 2 उंगली था ना मेरा यहाँ पे, ऐसे से पूरा खुलते खुलते ऐसे से बंद कर रहा होगा, ऐसे से चल रहा होगा, ठीक है। पहले पर गया हम क्या समझाना चाह रहे थे। अब दूसरी बात है कि आप कोई भी है ना नॉन स्टिकी सब्सटेंस खाइएगा, मतलब गर्म चीज कुछ खाते हैं ना, वो क्या होता है म्यूकस को छीलते हुए चला जाता है। हम कहे थे आपको इस सब पे चिपचिपा लेयर होता है जो खाना को अच्छे से निगलने में मदद करता है जी, ठीक है। फूड पाइप पे एक म्यूकस का लेयर होता है जो खाना को आराम से अंदर आने देगा जी, ठीक है। लेकिन आप वही जगह पे आपको नॉन फैटी सब्सटेंस खाइएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दही जो खा रहे हो ना, वो प्रोसेस किया हुआ दही है जिसमें क्रीम कम है और सिर्फ पानी है जी, ठीक है। या और एग्जांपल दे सके तो हम, तो जैसे आप ऐसा कोई आपको स्वीट खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं जिसमें तेल नहीं डाला गया था, वो तो अजीब तरह का सूखा ड्राई सब्सटेंस ज्यादा खाओगे ना, तो वो क्या करेगा, इसको खरोच देगा पूरा, और खरोच देगा तो पूरा सूख जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कोई तीखा सब्सटेंस या कोई गर्म सामान खाइएगा तो पूरा इलाका जलता हुआ महसूस होगा जी, ठीक है। कुछ समझ आया हम क्या बोले? देखिए ना, फिर से बोलते हैं। अगर आप हाथ पे कोई चिपचिपा लेयर लगा देंगे, याद करो जो नहीं बताया था म्यूकस म्यूसिन, तो चिपचिपा लेयर रहेगा तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ना आपको। और चिपचिपा लेयर नहीं रहेगा तो गर्मी का सब डायरेक्ट होगा ना। इसलिए कभी कभी कुछ ऐसा सामान आप खाइएगा जो खाने में तो आपको लगेगा ये पूरा इलाका जल रहा है मेरा, ठीक है। और इसलिए जल रहा है क्योंकि इस इलाके का म्यूकस हट गया है जी, ठीक है। आपके फूड पाइप में एक चिपचिपा लेयर होता है जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस कोई नया चीज नहीं है, आपने ओठ को ऐसे करके छीएगा ना, ये पूरा इलाका क्या है, म्यूकस का बना होता है जी, ठीक है। और ये म्यूकस आपके टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड सब्सटेंस से। पर ये कब हट जाता है, जब आप है ना कुछ ऐसा ड्राई सामान खाते हैं या ऐसा सामान खाते हैं जिसमें लिपिड नहीं हो, तेल नहीं हो। तो तेल नहीं होने के कारण वो चीज वहीं पे चिपका रह जाएगा। जो चीज वहीं पे चिपका रहेगा तो वहां के म्यूकस को हटा देता है, खरोच देता है जी। जस्ट लाइक जैसे हम आपको यहाँ पे देखो ना, ये आपको ये हुआ ना, और अगर इसके साथ हम इसको चिपका देंगे, ये क्या करेगा, इसको हटा देता है जी, ठीक है। और जब ये हट गया तो अब हम इसको कोई भी चीज लाके हमने खरोच सकता है ना, इसको पल्ले पड़ रहा है और खरोचने से इसको चुभेगा, अंदर तक महसूस होगा। सेम बात आपके फूड पाइप के साथ भी होता है कि आप कोई ऐसा सामान खा लिए जिसकी वजह से यहाँ पर का म्यूकस खत्म हो गया, और जैसे म्यूकस खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप कोई तीखा या कोई गर्म सामान खाइएगा तो पूरा यहाँ पे चिपक जाएगा सर, उससे आपको इरिटेशन, जलन वगैरह सब महसूस होगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोले? हो गया जी। इपिग्लोटिस पढ़ा दिए, फेरिंक्स पढ़ा दिए, है ना। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग को पता चल रहा ना कि क्या पढ़ा रहे हैं हम, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा देने बाद करना कुछ समझे नहीं गया, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कुछ है इसमें, कुछ समझना वाला बात सभी है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा बर्दाश्त भी कीजिएगा, इससे टॉपिक लंबा जाएगा। हमने आपको बकल कैविटी पढ़ा दिया, फेरिंक्स पढ़ा दिया, अब फेरिंक्स के बाद हम आपको क्या पढ़ा देंगे, आप अब एसोफेगस पढ़ाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद एक और आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फेरिंक्स समझा दिए ना हम आपको। फेरिंक्स वो पॉइंट है जहाँ पे आपको कि सर फूड और एयर मिलता है, ठीक है। आपको ये सर कोई क्वेश्चन भी था किसी का, ये तुमको जवाब मिल गया जी माजिद सर? हाँ यस सर।
सर ये सर ओसोफेगस और ट्रैकिया एक दूसरे से कनेक्ट रहता है ना? ओसोफेगस, ट्रैकिया, ये यहाँ नहीं, दोनों एक कॉमन पॉइंट में मिलता है जिसका नाम फेरिंग्स है। ये है ट्रैकिया, ये है ओसोफेगस, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहा है जिस कॉमन पॉइंट का नाम फेरिंग्स है। समझ में आ रहा ना? सर ये इधर इधर से ग्लोटिस नहीं, दोनों में। हाँ, ग्लोटिस एंड पॉइंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का जो अंतिम छोर होता है उसको ग्लोटिस कहते हैं। ठीक एक है, दूसरे से ट्रैकिया कनेक्ट जहाँ रहता है। नहीं नहीं, ये अंदर से अंदर कनेक्ट नहीं रहता है, ये दोनों सेपरेटेड है ना, दो अलग अलग पाइप है। ठीक है, म्यूकस से कवर रहता है ये दोनों ऐसे, ताकि चिपचिपा रहे, ताकि तेजी से सामान नीचे चला जाए, है ना। फेरिंग समझ में आ गया ना? ये भी हम समझा दिए, छींकते हैं तो कैसे क्या प्रॉब्लम आ जाता है, उस प्रॉब्लम का कुछ नाम भी होगा, है ना, लेकिन आप लोगों को सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब अपने आप ठीक भी हो जाता है। हम तो यही कहेंगे, जब भी छींक आवे ना तो पूरा भर मन छींकिए, ऐसा छींके कि पूरा मोहल्ला लजक जाए, है ना। क्या कि रोकिएगा, उसके ब्रेन को और ज्यादा टॉर्चर मिलता है। हाँ, खाते वक्त छींकना भी अच्छी बात नहीं है, ये तो एक कहा जाता है वो खराब कंडीशन है ये, इसमें इंसान को बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, तो हम ये सब बता दिए। अब आइए हम लोग फेरिंग्स, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फेरिंग्स पे अभी बात किया, और जब आप फेरिंग्स पढ़ लीजिएगा तब उसके बाद आता है ओसोफेगस। ये फेरिंग्स था, है ना, और फेरिंग्स के बाद क्या देखते हैं हम लोग, ओसोफेगस आएगा, इसोफेगस प्रोनाउंसिएशन आप लोग कीजिएगा अच्छे से। और इसोफेगस जो देखते हैं, ये एक सबसे लंबा पाइप है, 25 सेंटीमीटर का लंबा पाइप है जी। ठीक है, इसोफेगस। और इसोफेगस क्या होता है सर, और उससे पहले गौर कर रहे हो सब आदमी ना, ये पाइप जो देख रहे हो सामने की तरफ से ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाकर के सर लंग्स में खुल जाता है। दो पाइप है जिसका नाम क्या है, लंग्स है, एक इधर लंग्स होगा, एक इधर लंग्स होगा जी। ठीक है, मतलब लंग्स में आपको खुलता है, ट्रैकिया छोटा पाइप है, यहाँ से जा रहा है और सीधे यहाँ पे जाने के बाद दो हिस्सों में ये बट जाता है जी। ठीक है, लेकिन हम लोग का ओसोफेगस सबसे लंबा पाइप है ना, इस दोनों में हम तुमसे पूछ सकते हैं कि ट्रैकिया सबसे लंबा पाइप है या ओइसोफेगस, आपका जवाब क्या होगा, ओइसोफेगस लंबा पाइप में गिनती होता है जी। ठीक है, और ओइसोफेगस आगे जाता है सर, यहाँ पर हम लोग का डायफ्राग्राम होता है जी, डायफ्राग्राम। आप अगला जो टॉपिक देखो ना, लाइफ प्रोसेस के बाद एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें आपको दिखाई देगा डायफ्राग्राम, और डायफ्राग्राम के जस्ट बाद, है ना, डायफ्राग्राम के जस्ट आपको इसको भी पार कर जाता है सर, मतलब फीलिंग ले रही हो ना, तो यहाँ से आपको ओइसोफेगस आया, यहाँ तक यानी इस बटन तक ओइसोफेगस होगा, यहाँ के बाद है ना सर आपको स्टमक में जाके खुलेगा जी। यहाँ पे हम लोग का स्टमक होता है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम याद कीजिए मैमल का एक फीचर होता था, और इसी के जस्ट पार करके तब आपको क्या आता है सर, स्टमक आता है। मेन बात क्या ध्यान रखोगी, डायफ्राग्राम को कौन आपको इनर्वेट करता है, कौन उसको आर पार कर चला कर जाता है, डायफ्राग्राम एक प्लास्टिक का पर्दा है जी। ठीक है, मतलब एक थीन इलास्टिक का एक पर्दा है, और उसी को पार करके जाता है कौन, आपको ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस जाने के बाद कहाँ खुलता है सर, ओइसोफेगस जाने के बाद स्टमक में खुलता है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्टमक में आपको यहाँ करके मिल जाता है जी। एक ही लाइन, दो ही तीन लाइन रह गया। ओसोफेगस से खाना को निगल करके उसको आराम से स्मूथली चलाने में मदद करता है, इसमें कहीं कहीं खाना चिपक ना जाए, इसके लिए सर पूरा म्यूकस का कोटिंग होता है, चिपचिपा लेयर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस का लेयर। ये म्यूकस का लेयर क्या करता है सर, आपको खाने को आराम तेजी से आपको आराम से नीचे से लाने में मदद करता है। एक सवाल का जवाब हम बहुत पहले ही दे चुके थे, ओसोफेगस के दीवार में एक वेव बनता है, उस वेव को पेरिस्टाल्सिस वेव कहते हैं। ये ओसोफेगस का पाइप है, और आप खाना खाती हो, वो खाना है सर आपको नीचे की ओर ही जाएगा, और नीचे की ओर जाने में कौन मदद करता है, तो ओसोफेगस का दीवार। ये ओसोफेगस का दीवार है ना, एक वेव जैसा चलता रहता है। हम आपको एक बार समझाए भी थे कि अगर कई तालाब में कोई गेंद चला जाता है तो आप लोग निकालने का क्या तरीका निकालते हैं, तो उसमें ईटा फेंकते जाते हैं, एक वेव बनता है, वो वेव से आपका गेंद जो है तालाब में फेंका हुआ वो आपकी तरफ आने लगेगा। या नहीं तो कभी कपड़ा या दुपट्टा को जो देखिएगा ना, तो कपड़ा या दुपट्टा को देखिएगा, ये फिट हो रहा है, चादर वगैरह को देखिएगा, अब उसको ऐसे करिएगा ना तो एक वेव बनेगा, और उस वेव से ना, या टॉम एंड जेरी भी तो देखी होगी तुम लोग, टॉम एंड जेरी में देखिएगा कि कोई टॉम है ना जेरी को अपने तरफ बुलाने के लिए क्या करता है, एक वेव बना के भेजता है, वो वेव उसको अपने तरफ खींच लेता है जी। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है कि खाना को धकेलने के लिए यहाँ पे एक वेव बनता है, वो वेव क्या करेगा, खाने को नीचे क्यों ले जाए, चाहे आप खाना खाने के बाद उल्टा ही क्यों ना हो जाए, आपका खाना हमेशा स्टमक में ही गिरेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा करके ही गिरेगा। देखिएगा ये नीचे की ओर जो आ रहा है, ये आने में कौन मदद करता है, पेरिस्टाल्सिस वेव। एनसीईआरटी 10th में ढूंढना ये लाइन, पेरिस्टाल्सिस वेव, है ना, तुमसे पूछेगा पेरिस्टाल्सिस वेव का डेफिनेशन दीजिए, है ना, तुम बताओगे क्या, सक्सेसिव वेव जनरेटेड बाय ओसोफेगस फॉर मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस वेव, है ना, पेरिस्टाल्सिस वेव बनता है ना, जो कहाँ बनता है आपको,
इन ओसोफेगस फॉर मूवमेंट ऑफ फूड, है ना, ओसोफेगस में बनता है, किसके लिए भाई बनता है? फॉर मूवमेंट ऑफ फूड। ये हो गया। उसके बाद देखिए, एक हम आपको पढ़ाए भी है स्टमक के और एसोफेगस के बाद आपको एक यहाँ पे जहाँ पे जंक्शन है स्टमक और एसोफेगस का, वहां पे एक भाल्व लगा होता है। उस भाल्व को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पिंक्चर के नाम से बुलाते हैं। ये जो एक भाल्व है, इस भाल्व का नाम क्या है सर? आपको इंस्पिंक्चर बोलते हैं। इंस्पिंक्चर आप सब जानते हो, जैसे आप एक टंकी होता है ना, वो जो नल होता है ना, नल में आप जैसे ऊपर का हेड हटा दीजिएगा या हेड से पानी को आना या न आना कंट्रोल करते हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ भी क्या है कि सर एक इंस्पिंक्चर होता है जो कितना खाना गिरना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो आप खाना खा रही हो, ऐसा नहीं होता कि एकदम तेजी से खाना गिरने लग रहा होगा, ठीक है। चबाइए, धीरे धीरे खाना आपको नीचे की ओर जाएगा और उसके अंदर में गिरेगा। यहाँ पे एक भाल्व लगा होता है जिसको हम लोग भाल्व भी बोल सकते हैं, मतलब जिसको स्पिंक्चर नहीं हो तो आप भाल्व भी स्पेलिंग बुला सकते हैं इसका। और ये जो भाल्व है सर, ये फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस भाल्व का नाम, असली नाम यही है, गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर। गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर, बस इतना माना है, गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर। याद रखना आपको, आपसे कोई पूछ देगा किस तरह का स्पिंक्चर है, तो गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं जी, ठीक है। हो गया, ओसोफेगस भी खत्म। अब हम लोग स्टमक की ओर बढ़ रहे हैं जी, ठीक है। इतना ही था, मतलब इससे ज्यादा जानना नहीं है, बस ओसोफेगस के बारे में पेरिस्टाल्सिस वेव याद रखना आप लोगों को। अब उसके बाद एक था गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर। हम तुमसे पूछ सकते हैं गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर कहाँ पे पाया जाता है, तो कोई भी लड़का इसका हिंदी निकाल के बना लेगा। गैस्ट्रो माने स्टमक और एसोफेगस तो ओसोफेगस ही है, उस दोनों के ही बीच में ना होगा। उसके बाद आइए आज हम लोग का नया टॉपिक स्टमक पढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्टमक का दूसरा नाम क्या है? आपको गैस्ट्रो के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। स्टमक को एक नाम और दिए हुए, इसका नाम क्या है सर? आपको गैस्ट्रो। देखिए, हम लोग का स्टमक किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। इसका हिंदी मतलब समझ रहा ना कि हम लोग ये जो इलाका देख रहे हैं इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। इस इलाका के लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या दिखाई देता है? स्टमक दिखाई देता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड में स्टमक जे शेप जैसा होता है। आप अपना दिमाग मत चलाना, एनसीईआरटी फॉलो करोगी, जे शेप लाइक स्टमक होता है जी, ठीक है। उसके बाद स्टमक के बाद हम लोग क्या देखेंगे सर कि स्टमक में, है ना, आपको क्या दिखाई देता है सर? कुछ ऐसा फोटोग्राफ होता है स्टमक में। और याद कीजिए, हम आपको एक बार पढ़ाए थे कि स्टमक जो देखते हैं ये आपको, है ना, आपको मेल में बड़ा होता है। मेल ज्यादा खाना खा सकता है, इसका मतलब फीमेल की तुलना से, है ना जी। इसलिए फीमेल से बहुत कम खाना खाती है जी, सही है ना। कि लड़का में ज्यादा आपको खाना खाने का कैपेसिटी होता है ना। जाके कोच लेगा नहीं जी। क्या रे अब्दुल रहमान, कोच लेते हो? नहीं बोलना चाहिए, यूट्यूब पे जाता ना, है ना। कोई क्या सोचे मास्टर कैसा संस्कार वाला है, खास तौर पे बहुत बच्चा। कितना कोचते हैं। स्टमक क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, किसकी तुलना में? फीमेल की तुलना में। एक पॉइंट याद हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हम आपको उस दिन समझाए हुए या फिर से सुन लेते हैं कि फीमेल में एक्चुअली में स्टमक छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसका यूटेरस यहीं पे होता है। यूटेरस एक बच्चे को पालने वाला एक थैली होता है ना, जिसे बोलते हैं, है ना, यूटेरस। फीमेल में यूटेरस कुछ स्टमक के इसी रीजन में होता है जहाँ पे स्टमक, देखिए जैसे ये स्टमक हुआ ना, तो यूटेरस यहाँ पे होता है फीमेल में। अगर बेबी आएगा इसमें, यूटेरस फैलना शुरू करता है। अब फैलना शुरू करता है तो स्टमक को थोड़ा दिक्कत होता रहता है, ठीक है। स्टमक थोड़ा सा आगे पीछे करता है और इस वजह से टाइम लगता है जी, ठीक है। समझ रहे मतलब? हाँ, क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो? हाँ, रुक गया, कट करके ज्वाइन करना। हाँ? सुन रहे हो नहीं? कट करके ज्वाइन कीजिएगा। एक पॉइंट याद रखना आप लोगों को कि मेल का स्टमक बड़ा साइज का होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल स्टमक की तुलना में। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी पूछा क्यों ऐसा, तो फीमेल के स्टमक के जस्ट नीचे में यूटेरस का आपको जगह होता है और इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है उसको, और यहाँ पे स्टमक का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोग को सिलेबस क्या क्या सुनना है वो एक बार देखिए, है ना। पहले आप लोग को स्टमक का डेफिनेशन सुनना होगा। इसका डेफिनेशन क्या देना चाहिए कि सब फिट हो जाए।
जब स्टमक का डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा ना, तब आप लोगों को स्टमक का पार्ट सुनना है जी, ठीक है। स्टमक का पार्ट्स, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं वो जानना है। जब ये भी समझ में आ जाएगा स्टमक का पार्ट, तब आप लोगों को एक समझना है कि स्टमक का जैसे रूमिनेंट एनिमल का स्टमक है ना, ये तो हम आउट ऑफ सिलेबस मानेंगे, लेकिन हालांकि यूज होता है 11th में। रूमिनेंट एनिमल का स्टमक मतलब जो गाय भैंस है उसका पेट कैसा होता है, रूमिनेंट एनिमल का स्टमक क्या होगा, उसका भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है जी। और वो सब भी मिथ को भी बारे में सुनेंगे कि ऊंट पानी नहीं पीता है, ऊंट अपने पास पानी जमा करके रखता है। एक्चुअली में ये बात सच है कि गलत है, तो उसको क्रॉस चेक कर लेंगे आज। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सर स्टमक का फंक्शन क्या है, स्टमक करता क्या है, स्टमक का फंक्शन जानेंगे। और इसी के अंदर में एक स्टमक के पास भी ग्लैंड होता है जी, ठीक है। स्टमक के ग्लैंड को क्या नाम देते हैं, स्टमक के ग्लैंड को हम लोग नाम देंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाने, पेट के अंदर पाया जाने वाला ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानेंगे। एक बहुत 10th के ही लेवल का एक क्वेश्चन है जो 10th के बच्चे से पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का लेवल आप घट गया है, मतलब बहुत घटिया लेवल का है वो क्वेश्चन। फिर भी एक क्वेश्चन है जो 10th के बच्चे को इंटरेस्टिंगली जानना है कि भाई स्टमक के अंदर में एसिड पाया जाता है, ठीक है। हमारे पेट में अंदर में स्टमक के अंदर में HCl होता है सर। और तुम इसमें पीएच स्केल डालोगे ना, तो ये पीएच स्केल 1.8 पीएच का होता है, बहुत खतरनाक पीएच है जी ये, ठीक है। अगर इसमें कहा जाता है कि इसमें जंग लगा लोहा डालोगे ना, तो साफ होकर निकलेगा बाहर। कभी देखते हो रस्टेड आयरन है, और रस्टेड आयरन को एसिड से नहला दो तो उस पर का पूरा जंग जो होता है ना, पूरा रेस्टेड पीस हट जाएगा, खरोच के एकदम व्हाइट करके भेजेगा वो, ठीक है। तो इतना खतरनाक पीएच पे सर स्टमक के अंदर में, मतलब इतना खतरनाक पीएच होता है हमारे स्टमक के अंदर में सर ऐसी बात है। तो सर एक क्वेश्चन उठता है, ये 10th के बच्चे के लिए है, उससे आगे कभी नहीं पूछेगा ये सब क्वेश्चन। एक जमाना था 1990 के दौर में, तो ये क्वेश्चन बनता था, और उसके 1990 के दौर में मेडिकल का जो एग्जाम होता था उस दौर में पूछता था ये क्वेश्चन। अब नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या वो सुनो, है ना। क्वेश्चन ये है कि देखिए सर, कि शेर का स्टमक जो है ना, एक लायन का स्टमक किस चीज का बना होता है, मसल्स का बना होता है, वो मांस का बना होता है, सही बात है ना। और सर मांस का बना होने के बावजूद भी देखिए जब लायन कुछ खाता है सर, तो मांस खाता है सर, वो मांस खाया, मसल्स को ही खाता है, वो किसी जानवर का मांस को खाया, तो सर इसके पास जो HCl होता है ये मांस को गला देता है, हड्डी उड्डी सबको गला देगा। अगर कोई जानवर या हम लोग भी जो मांस खाते हैं ना, तो मांस को पूरा गला देता है स्टमक के अंदर पाए जाने वाला एसिड HCl, है ना। मांस मतलब प्रोटीन, है ना, प्रोटीन को गला देता है सर। लेकिन सर वही HCl हमारे पेट को क्यों नहीं गला पाता है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। 10th के बच्चे के क्वेश्चन है ये, कि 10th के बच्चे से पूछ देगा कि भाई पेट भी मांस का बना होता है, हम लोग मांस खाते भी है ना, और मसल्स को या मसल्स या मीट वगैरह खाते हैं, तो मीट को गला दिया जाता है सर, है ना। लेकिन सर आवाज कोई दे रहे हो क्या कुछ, हेलो। म्यूकस, म्यूकस। हाँ सही जवाब है, हाँ म्यूकस, है ना। ये दोनों के बीच में क्या आता है, म्यूकस का लेयर आ जाता है। यही बच्चा का आंसर है जी। वो आपसे पूछ देगा कि हमारा पेट क्यों नहीं गलता है, तो इसका जवाब है कि सर इसके बीच में क्या होता है, म्यूकस होता है सर, ठीक है। म्यूकस की वजह से हम लोग बच जाते हैं जी, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा रूप भी सुनो। अब कोई लड़का इसमें होगा, या हम लोग के लाइफ में कभी आता ना ऐसा मौका जिसमें हम कोच काट के खाते हैं, ठीक है। मतलब आपको लिमिट था कि आप 100 ग्राम 200 ग्राम खाना खाइए, आप जाके 1.5-2 केजी खा लिए। कभी सुनते हो ना, कोई लड़का ऐसे नहीं कहता कि हम यहाँ तक कंठ तक भर के खाना खाएं, उसका हालत खराब हो जाता है उस दिन, ठीक है। देखना वो बेचैन होता रहेगा, घूमता रहेगा, किसी तरह से उसको राहत न मिल जाए, राहत मिले इस तरीके पूरा टेंशन में पड़ा रहता है जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर, वो उस कंडीशन में जब जी रहा होता है तो वो अपने आप को कैसे ठीक करता है जी, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कोई लड़का है ना, जबरदस्ती खा लिया खूब, स्टमक में खाना खाने से आपको 100-200 ग्राम इतना खा लिया सर, इतना खा लिया कि सर लोड इतना बढ़ा हुआ है खाना में, इतना खाना वो खाया हुआ है, ये लोड इतना बढ़ चुका है सर कि म्यूकस का दीवार टूट गया सर, है ना। अब जस्ट इमेजिन करो कोई लड़का कि म्यूकस के दीवार के टूट जाने से, है ना सर, आपको HCl क्या हो, लीक करेगा ना, और HCl लीक करके कहाँ जाएगा जी, ठीक है, स्टमक के दीवार पे जाएगा। स्टमक के दीवार पे जो जाएगा, स्टमक के दीवार को क्या करेगा सर, ये है ना, ये जलाना शुरू कर देगा। स्टमक का दीवार जो जलेगा सर, तो स्टमक के दीवार पे घाव बनेगा ना। समझ रहा जिम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये एक्सेस ईटिंग से या स्पाइसी खाना ज्यादा खाने से, ज्यादा मसालेदार खाना खाइएगा, उससे क्या होता है, म्यूकस का दीवार टूटने लगता है जी, ठीक है। जब म्यूकस का दीवार टूटेगा सर, तो आपके पेट में मौजूद HCl माने एसिड, वो आपके पेट के मांस से जाके टकराएगा। अब पेट के मांस से जब टकराएगा ना, तो पूरा पेट का मांस पूरा जलता हुआ महसूस होगा। इसी घटना को एसिडिटी कहते हैं। कभी देखना ओरिजिनो का जो प्रचार सब आता है,
इनो या डाइजिन का जो प्रचार आता है, ठीक है, वो इसीलिए आता है क्योंकि आप मसालेदार चीज खाइएगा ना, उससे आपका म्यूकस टूट सकता है, या ज्यादा खाना खाने से भी ये म्यूकस टूटता है जी, ठीक है। इसके टूटने से आपको पेट में बहुत ज्यादा आपको जलन महसूस होता रहेगा। ये जलन जो महसूस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि HCl के संपर्क में आ रहा है आपका पेट का मसल, है ना, जलेगा, अब पूरा गल नहीं जाएगा लेकिन एक नहीं अजीब तरह सेंसेशन फील होगा। इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एसिडिटी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, एसिडिटी के नाम से बुलाते हैं। इसका इलाज क्या है वो भी ढूंढेंगे। वो इनो नाम का जो दवा है, इनो या ये एसीलॉक, ये सुनते हुए नाम सब आप लोगों को, ये दोनों दवा सही नहीं है सर। ये दोनों दवा का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। इनो क्यों नहीं लेना चाहिए, हम लोग भले ही इनो ले लेते हैं, सोचते हैं कि अच्छा लगेगा, या दवा के दुकान में देखिए इनो ही प्रिस्क्रिप्शन में दे देता है कि भाई इनो देखो एक बार लेकर के, पर हम आप लोगों को बोलते हैं क्या, इनो अच्छा दवा नहीं है जी, इसके अलावा कोई दूसरा दवा होगा जो बेहतर माना जाएगा। कब, एसिडिटी के केस में जी, ठीक है, गौर करेंगे सब पे भी। चलिए आप डेफिनेशन देते हैं स्टमक का। स्टमक किसे कहते हैं, तो वो रीजन जहां पे क्या होता है, खाना स्टोर होता हो और HCl पाया जाता हो, उसी को स्टमक कहते हैं। रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर फूड आर स्टोर। हम लोग, स्टमक का काम क्या है, खाना को जमा करके रखता है, खाना पचाता नहीं है, हल्का फल्का खाना पचाता है। मेनली उसका काम क्या होता है सर, खाना को स्टोर रखना, 4 से 5 घंटा तक खाना को स्टोर करके रखता है कौन, हमारा स्टमक, है ना। स्टमक क्या होता है, रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर फूड स्टोर होता है, वेयर फूड स्टोर होता है फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए खाना जमा होता है ना, विथ HCl के साथ, विथ HCl, है ना। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है जी, खतरनाक टाइप का तो नहीं है, पर फिर भी सर 1.8 pH खतरनाक के माना जाएगा आप लोग के लिए, है ना। HCl के साथ स्टोर रहता है। HCl बना कैसे होगा, कोई लड़का हमसे ना पूछ सकता है कैसे बना होगा, कोई पूछना चाहता है कि HCl कैसे बना है, हेलो, यस सर। तो पूछेगा हमसे कैसे बना है, हाँ समझ गया सर। हाँ समझ गया ना, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कि एसिड के साथ जमा हो जाता है सर, ये कौन आपको, है ना, ये आपको खाना, ठीक है, कितना देर के लिए, 4 से 5 घंटा के लिए, और 4 से 5 घंटा बाद ये पूरा खाना आगे की ओर भाग जाता है, फिर भूख लग जाएगा। कभी आप गौर कीजिएगा कि 4-5 घंटा पहले खाना खाए होंगे तो आपको भूख लगने का एहसास कराता रहेगा ब्रेन, है ना जी, और पेट जैसे स्टमक खाली होगा आपको भूख लगने लगेगा, स्टमक से आवाज सब आने लगेगा जी, ठीक है, ये सबको भी देखेंगे बाद में। अभी आपको ये लाइन हो गया, उसके बाद है ना, हम लोग का स्टमक में 4 पार्ट होता है जी, ठीक है। अभी नया एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, अब 10th के एनसीईआरटी बुक में ये बात तो नहीं लिखा हुआ स्टमक में 4 पार्ट होता है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको जो जानवर रूमिनेंट एनिमल का स्टमक पढ़ाना ना, उस हिसाब से तुमको जानना चाहिए। हम लोग का जो स्टमक देखती हो, ह्यूमन का स्टमक जो देखिएगा 4 हिस्सों में बटा होता है जी, ठीक है, हम लोग का स्टमक 4 हिस्सों में दिखाई देगा। एक जब देखते हैं हम लोग अपना स्टमक, तो सबसे शुरुआती रीजन जो देखते हैं हम लोग, सबसे शुरुआती रीजन यहाँ पे है, इसको हम लोग कार्डियक के नाम से लाते हैं, इसका नाम क्या है, कार्डियक। स्टमक के अंदर में पार्ट है जी, इसका नाम क्या, फंडस, इसका नाम क्या है सर आपको, फंडिक या फंडस, फंडिक बोलिए। और सबसे बड़ा स्टमक का रीजन कौन है, बॉडी। ये नया जुड़ा है एनसीईआरटी बुक में, ये मतलब हाई लेवल का एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, 11th का एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, उसमें ये नया चीज जुड़ा है, नया शब्द आ गया जी। जैसे हम आपको प्री मोलर पढ़ाए थे ना एक दिन, कि प्री मोलर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट का मिथ था कि बचपन में प्री मोलर रहता है, एक्चुअली में नहीं रहता बचपन में प्री मोलर। उसी तरह से नया बात आ गया कि आपके स्टमक का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होगा, तो आपके स्टमक का सबसे बड़ा हिस्सा बॉडी है, और सबसे निचला हिस्सा जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होने वाला है, उससे जस्ट पहले, इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पाइलोरिक के नाम से लाते हैं। रट्टा मारिए आप लोग, इसका कोई मतलब नहीं है अभी ज्यादा आपको लोग के लिए, 10th के लेवल पे भी रट सकते हैं आप इसको, कि हम लोग के पेट में 4 हिस्सा होता है जी, ठीक है, कार्डियक, पाइलोरिक, उसके बाद क्या है ना, आपको कार्डियक, फंडक, बॉडी, पाइलोरिक, ये सब हम लोग देख रहे हैं जी, ठीक है। अब देखो मेन मुद्दा ये नहीं था, मेन मुद्दा ये है रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जो देखते हैं ना, जुगाली करने वाला जानवर, ऐसा जानवर जो खाना को खाने के बाद फिर उसको वापस निकाल के फिर चबाता है, ऐसे एनिमल को रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। रूमिनेंट एनिमल का मतलब जानिए, गाय भैंस को कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं, है ना। जितने भी 4 फुटेड शाकाहारी एनिमल सब है, वो सब रूमिनेंट एनिमल है ना। खाली एक को छोड़ करके, वो कौन था जी, राइनोसोरस, जो गेंडा है, गेंडा को छोड़ करके बाकी जितने भी 4 पैर के जानवर जो शाकाहारी है, वो सब के सब क्या है,
रूमिनेंट एनिमल है जी, ठीक है। उतना नहीं बोल सकते तो इतना तो बोल सकते, काउ है ना, बफेलो, ये सब क्या है सर आपको रूमिनेंट एनिमल सब के अंदर में आता है जी, ठीक है। जुगाली समझती हो ना, जुगाली का मतलब कॉडलिंग एनिमल, जैसे खाना को खा लेगा जल्दी जल्दी, अब बाद में फिर सारे खाना को बाहर निकालेगा, फिर चबा के फिर अंदर खाएगा जी। ऐसे जानवर को हम लोग क्या नाम देते हैं, रूमिनेंट एनिमल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। किसी को दिक्कत हो रूमिनेंट एनिमल तो व्हाट्सएप पे जरूर पूछना, हम हिंदी में बोल करके या है ना कुछ थ्योरी बना करके आपको दे देंगे रूमिनेंट एनिमल का। पर अभी हम आपको बोल रहे कि रूमिनेंट एनिमल का जब स्टोमक देखोगी तो उसका स्टोमक अलग ही चीज का होता है, मतलब अलग ही नाम सब आएगा उसमें उसका। जब रूमिनेंट एनिमल मतलब गाय भैंस का स्टोमक काट के देखिएगा तो उसमें सर सबसे पहले आता है सर आपको रूमेन आता है, सबसे पहला हिस्सा रूमेन। उसके बाद आता है रेटिकुलम, रेटिकुलम ये लिखना है कहीं पे आप लोगों को, रेटिकुलम काम आएगा आगे, और या काम आ चुका है जी। सुबह वाला बैच में याद करिए 11th जो पढ़ रहे थे उसमें मिथाइनोजेन नाम का बैक्टीरिया का इस्तेमाल किए थे ना यहाँ पे। और एक है सर ओमासम, ओमासम, एक होता है एब ओमासम, एब ओमासम, ये भी है एब ओमासम, है ना। गाय भैंस का पेट जो देखते हैं उसमें 4 हिस्सा होता है जी, ठीक है, लेकिन उसमें नाम अलग अलग। आप कभी कंपेयर मत कर देना इंसान को गाय भैंस के साथ, इंसान का पेट और गाय भैंस का पेट एक ही जैसा होता है तो बहुत बेइज्जती होगा, है ना। उन लोग का पेट में 4 हिस्सा है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम, ठीक है। सर रूमेन ये सब का क्या काम है, क्यों इतना नाम बदल दिया आप? देखो एक्चुअली में गाय के पेट में आपको असली स्टमक ये है इसका एबोमासम, क्योंकि अभी हम डिफिनेशन लिखे थे खाना स्टोर और प्लस HCl दोनों होना चाहिए, यही पे HCl मिलता है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि गाय के पेट में कहाँ पे एसिड पाया जाता है तो आपका जवाब होगा है ना जी एबोमासम में पाया जाता है। इसीलिए एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछे हुआ है क्या कि ट्रू स्टमक किसे कहते हैं जी, ठीक है, ट्रू स्टमक, तो ट्रू स्टमक कहते हैं हम लोग इसको, है ना, एबोमासम को कहते हैं सर। तो ये सब क्या है सर, यहाँ पे खाना स्टोर रहता है जी। कौन सा खाना स्टोर होता है, जितना पुआल से उन्हें कभी कहे थे थोड़ा देर पहले तुम लोगों को कि भाई वो लोग खाना को जमा करता है और जमा करके फिर निकाल के आपको ले जाता है, ठीक है, और तब चबा के फिर अंदर ले जाता है। तो कोई लड़का इमेजिन करो HCl करने के बाद तो कोई लड़का कहे हमको अभी तक फील नहीं हो रहा है HCl का क्या है इतना रोल, वो खट्टा हो जाता है, इस सामान को खट्टा करता है HCl, एसिड, एसिड में खट्टा चीज, खट्टा कभी नींबू सब चाट के देखो ना वो सब खट्टा लगता है ना, वैसा खट्टा। या कभी तुम वोमिटिंग करोगे ना, वोमिटिंग में क्या होता है स्टमक का सारा सामान बाहर आता है, और स्टमक का सारा सामान आता है, उसको वोमिटिंग जो करते हैं उसको कभी खा के देखो या टच करके देखो पूरा खट्टा खट्टा लगेगा जी, ठीक है, जो साबित करता है उसमें HCl भरा हुआ है जी, ठीक है। उसको कभी तुम खा पाओगे दोबारा अजीब लगेगा, है ना, बोलते भी तो अजीब लगेगा, ठीक है। तो गाय भैंस सब जो खाना चबा के खाती है वो इसी इलाका में जमा करके रखती है जी, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस इसमें HCl मिल जाएगा तो दोबारा वो ला के चबा पाएगी, वो उसको अजीब लगेगा ना। इमेजिनेशन हो पा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये इसका स्टोरिंग एरिया है विदाउट HCl का, और यही उसके लिए एक एडवांटेज है कि खाना को इतना दूर तक वो स्टोर करके रख सकती है बिना HCl के मिक्स किए हुए। चिपचिपा तो होगा सर पर खट्टा नहीं होगा और ना ही बदबूदार होगा, यहाँ पे HCl होता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जो हम कहना चाहे। इसीलिए सर गाय अपने खाना को वापस बुला सकती है, ठीक है, पीछे बुलाइए फिर उसको चबा के वापस नीचे लेके आएगा जी, ठीक है। और जो कैमल जो बोलते हैं हम लोग, कैमल में यही रूमेन होता है, रूमेन ब्लॉकेज वाला टाइप का होता है जी। रूमेन जो देखिएगा ना इसका जो गाय का जो पेट में जो रूमेन वाला इलाका होता है ऐसे बना था बैलून जैसा, कभी ये वाला बैलून कद्दू के शेप में जो बैलून आता है ऐसे करके रहता है इस तरह से, फिर हल्का सा पतला सा नली रहता है, अब पतला सा नली से फिर उसके बाद आ जाता है, देखो फिर अच्छे से बनाते हैं फोटो। अगर गाय का पेट देखिएगा ना तो उसमें ये हो गया आपको रूमेन, उसका रूमेन एकदम पतला सा पाइप रहता है एकदम यहाँ से एकदम संकरा रास्ता रहता है, और उसके बाद आता है रेटिकुलम, है ना, उसके बाद आता है ना ओमासम, और उसके बाद क्या आता है आपको एबोमासम, पल्ले पर रहा है। अब इसी जगह पे सर वो पानी मतलब कैमल में और सारे एनिमल में नहीं, कैमल में क्या देखते हैं है ना, कैमल में है ना रूमेन में पानी रहता है जमा, ये पानी 18 से 20 लीटर तक पानी जमा करके रखता है जी, ठीक है, और यहीं से पाइपे को बाईपास कर लेता है, मतलब एक ऐसा रास्ता बना लेता है जो सीधे किस में जाके गिरेगा, है ना, आपको इसमें जाके गिरेगा जी, ठीक है, रेक्टिकम में। खाना जो चबाएगा तो गिरेगा कहाँ, रेटिकुलम में, सब में। अब पानी कहाँ रहेगा तो यहाँ जमा रहता है, मतलब कोई जानवर जैसे मान रेगिस्तान में आप फंस गए और आपको प्यास लगा हुआ है और आपके सामने में कोई कैमल मरा हुआ है जी, इवन कभी कभी देखा जाता है कि सर 2-4 को एक्स्ट्रा कैमल के लेके जाता रहता है, नहीं होता इमरजेंसी टाइप का, मतलब कोई बड़ा बड़ा रेगिस्तान अरब में जो सऊदी अरब में सब जो रेगिस्तान सब है और उसमें जानबूझ करके कोई आपको है ना 2-3 महीने पहले जमाना में, आज तो ऐसा नहीं होता है, अब तो कम्युनिकेशन बहुत मजबूत हो गया है। उस जमाने में क्या था 5-4 को रिजर्व ले जाता है, मान कि हर सोर्स से पानी जब खत्म हो जाए तब 3-4 को कैमल को मार करके उसके अंदर का पानी निकाल दिया जाता था, ठीक है, जो कि अजीब लगेगा बट फिर भी
हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए आप लोग। रूमेन के अंदर में क्या होता है, पानी जमा होता है जी, ठीक है, वाटर स्टोर करता है जी, ठीक है, फॉर आपको अपना यूज के लिए, कैमल अपने यूज के लिए पानी जमा करके रखता है। और एक बार बियर ग्रिल्स का भी शो देखिएगा ना, बियर ग्रिल्स जो आपको डिस्कवरी चैनल पे देता है, वो भी दिखाया है कि कैमल उसके सामने मरा हुआ था तो उसके अंदर से रूमेन निकाला और रूमेन का पानी पी के दिखा दिया, वो बहुत साफ पानी होता है ये, ठीक है। आप लोग याद रखना कि रेगिस्तानी जानवर एक कैमल है, एक और नाम है हमको याद नहीं आ रहा है, दो नाम है ना। तो वो दोनों के पास क्या आता है, रूमेन में वाटर जमा होता है, बाकी सारे जानवर में वाटर नहीं जमा होता है, सेल्यूलोज जमा होता है। और ये एनारोबिक चैम्बर है, इसमें हवा नहीं जाता है, इस वजह से सर यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया सब पल सकता है, मिथानोजन नाम का बैक्टीरिया सब ग्रो कर सकता है यहाँ पे जी, ठीक है। तो वाला बैच में पढ़ाए थे, अभी आप लोगों को सर याद रखना है क्या? हाँ, याद रखना आप लोगों को कि रूमिनेंट एनिमल का स्टमक में 4 हिस्सा होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। ये आगे जाके तंग करेगा जी, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा ये सब नाम, सीधे टीचर सब रूमेन वर्ड में बोलेगा, रूमेन याद ही नहीं आ रहा कहाँ पर थे। तो आपको याद आएगा 10th क्लास का बाद कि रूमिनेंट एनिमल में रूमेन पाया जाता है जी, ठीक है। और हम लोगों में 4 पार्ट होता है, याद करो ना करो ये तुम पे निर्भर करता है ना, लेकिन हम कहेंगे आप बॉडी शब्द याद रखिएगा, नया शब्द जुड़ा है एनसीईआरटी बुक में कि बॉडी होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर रूमिनेंट एनिमल्स में ओमासम और एबोमासम के बीच में कोई लेयर होता है जो मतलब खाना ओमासम के पास जाके रुक जाता है। हाँ हाँ, ऐसा बन नहीं दिखा थे, बैलून जैसा बनाता है, ऐसा कोई नहीं देखती हो कुछ इंस्ट्रूमेंट से देखो ना, ऐसे नहीं रहता है, टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में, तब तक में काम निकल जाता है उसका, मतलब ये हुआ ना, ऐसे कुछ बनाती हो ना जी, ऐसा कोई बैलून क्या देखते हैं हम लोग ऐसे इस टाइप में? सैंड ग्लास टाइप टाइम, हाँ 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 टाइम टाइम मशीन नहीं, टाइम टाइप का नहीं होता है, बालू जो भरा रहता है ऐसे टाइप का, देखिए इस तरह से रहता है ऐसे करके, यस सर। है ना। हाँ, तो ये एकदम बहुत पतला रहता है, ये यहाँ तक तो पहुंचे रहता है, टाइम पूरा हो जाता है इसका कि फिर से वापस बुला लेगा, समझ में आया? ऐसा टाइप का, यस है ना, सर। एकदम पतला सा पाइप रहेगा, यानी कि ये ओमासम हुआ, एबोमासम में बहुत देर लगेगा जाते जाते, ठीक है, ऐसा पैटर्न में होता है। चलिए हम लोग अपना बात करते हैं, है ना। हम लोग बात कर रहे थे स्टमक का। स्टमक जब देखोगी ये हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर, और हम लोग के स्टमक में शुरुआत यहाँ से होता है, और इस जगह को हम लोग कहे थे कार्डियक, ये है फंडस, ये है आपको पैलोरिक, ये है बॉडी, है ना। अब देखिए स्टमक को, है ना, मान लीजिए, है ना, एक बैग जैसा था, है ना, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको जब तुम काट के देखोगी ना, स्टमक को काट के देखिए, तो ये 3D इमेजिनेशन ऐसे, तो काट के देखने से तो अंदर का नजारा सब दिखाई देगा। स्टमक को जब आप अंदर से देखिएगा ना, तो अंदर में एक इरेगुलर फोल्ड होता है, इरेगुलर फोल्ड मतलब आरा तिरछा फोल्ड होगा, अजीब तरह का फोल्ड सब होगा, अजीब आरा तिरछा फोल्ड होगा, ये सब सेल का ही एक लेयर है, और ये आरा तिरछा फोल्ड बनाता है जी, ठीक है। समझना राजन क्या बोलना चाहे? जैसे मान लीजिए ना छात्र के लिए कि जैसे हाथ को हम ऐसे रखे है ना, तो ये सब फोल्ड दिखाई दे रहा है ना, ये सब फोल्ड अजीब है सर, कहीं पे ज्यादा आपको गैप है, कहीं पे कम गैप है, इस सब का देख रहे हैं ना, फोल्ड सब दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। तो वही देख रहे हैं, ये फोल्ड को रॉगी बोलते हैं, रॉगी, इस सब फोल्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, रॉगी के नाम से बुलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपको स्टमक के इनर फोल्ड को क्या कहते हैं, रॉगी कहते हैं, तुम लोगों को नहीं समझ में आता, हम फिर से बोलते हैं। स्टमक का जो अंदर का जो दीवार होता है ना सर, अंदर जैसे देखिए मेरे यहाँ आती हो तो अंदर का दीवार है, बाहर का दीवार है। अब मान लीजिए था के लिए हम ये बोले कि मेरे अंदर का दीवार है ना रेड कलर से पेंट किया हुआ है, और बाहर का दीवार ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अंदर का दीवार का नाम अलग देंगे ना जी, रेड कलर का दीवार है, फिर बाहर का दीवार के लिए हम लोग अलग बोलेंगे ब्लैक कलर का दीवार है। तो यहाँ वही बात होगा कि स्टमक का जो अंदर का जो दीवार होता है जी, ठीक है, जा रहा है मेरी बात समझ में? स्टमक देख रहे हैं, स्टमक का जो अंदर का जो दीवार देखती हो, अंदर का जो लेयर देखते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यूकोसा के नाम से लाते हैं, ठीक है, म्यूकोसा। और आउटर लाइनिंग वॉट एवर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली म्यूकोसा इरेगुलरली फोल्ड होता है, चलिए म्यूकोसा तो ठीक है, पर म्यूकोसा का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है ना, म्यूकोसा, है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट, है ना, म्यूकोसा सो इरेगुलर arrangement, such arrangement is called
अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रॉगी के नाम से लाते हैं। इस सब का अच्छे से इस्तेमाल करना। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड रॉगी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रॉगी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इरेगुलर फोल्ड है सर ये, ठीक है। अब आपको हम ये बताएं रॉगी बोले या म्यूकोसा बोले तो एक ही बात होना चाहिए आप लोग के लिए। म्यूकोसा कोई केमिकल का नाम नहीं है, म्यूकोसा परत का नाम है, लेयर ऑफ सेल का नाम है। ये लेयर ही म्यूकस बनाता है जी, इसी लेयर से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकोसा म्यूकस बनाता है, इसका नाम पड़ा म्यूकोसा जी, ठीक है। हम तुमसे कहे कि रॉगी का काम क्या है भाई, तो तुम जवाब दोगे म्यूकस बनाता है। चलो सही है ना, तुम कह सकते हो। हम पूछेंगे तुम क्या इसको म्यूकोसा बुला सकते हैं, तुम कहो हाँ ऑब्वियस बुला सकते हैं सर, बट यहाँ म्यूकोसा का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, दैट्स व्हाई इसको रॉगी बोलते हैं, रॉगी, है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ, है ना, स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। म्यूकोसा हैज सो इरेगुलर अरेंजमेंट, ये लोग इरेगुलर अरेंजमेंट शो करता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रॉगी के नाम से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ जी। देखिए ये जो ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको कहते हैं रॉगी, है ना। गौर कर रहा है कलर का, ये उठा हुआ स्ट्रक्चर जो था इसका नाम था रॉगी, इसका भी नाम क्या होगा, रॉगी। और दो रॉगी के बीच में जो जगह देख रही थी आप, ठीक है, ये रॉगी के बीच में जो जगह देख रही हो, इसका नाम है गैस्ट्रिक पिट। इसका नाम क्या है सर आपको, गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक पिट में जो सेल सब है, यहाँ पे जो सेल सब है उसका नाम हो जाएगा सर गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर बाजी, यहाँ पे जितना भी सेल है उस सबको मिला के एक साथ क्या नाम देंगे हम लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से। तुम लोग कहोगे सर एक्स्ट्रा आप सीधे भी बता सकते थे, हाँ चलो सीधे बता दिए, ठीक है। आप लोग बस याद रखना कि स्टमक के अंदर में कौन पाया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको लड़का छिलका छुड़ा के देखेगा तो कहेगा बिटवीन द टू रॉगी ए पिट फॉर्म, दैट पिट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। ऐसे पिट को गैस्ट्रिक पिट कहेंगे, वहां पे जितने भी सेल होंगे उस सबको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। क्यों कहेंगे, तुम लोगों को पता था ना, ग्लैंड का मतलब जो केमिकल निकलता है उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। अब आप लोगों के मन में कोई लड़का को ये सवाल उठाओगे एचसीएल कहाँ से आता है, यहीं पर का सेल सबसे आता है। ये सब जो सेल है ना जी, यही सब सेल क्या करता है, एचसीएल बना के देता है। ये नहीं कोई लड़का समझ जाना ऊपर से नमक खाए थे, ऊपर से पानी पिए थे, इसलिए अंदर में जाके एसिड बन गया था, है ना। ऐसा सोच रहा था माजिन क्या, ऊपर से नमक ले रहे हैं ऊपर से पानी पी रहे हैं तो अंदर में एचसीएल बन जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, यही एचसीएल बना के देता है। यहाँ पर का जो सेल सब है वही गैस्ट्रिक, है ना, ग्लैंड आपको एचसीएल बना के देता है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टमक के अंदर में रॉगी के बिटवीन में, है ना, गैस्ट्रिक पिट कंटेन नंबर ऑफ सेल, दैट सेल प्रोड्यूस ग्लैंड, दैट सेल प्रोड्यूस केमिकल, such arrangement of cell is called gastric gland. Gastric gland can produce HCl and other substance. अब देखिए फिर से फोटो स्टमक, स्टमक के बाद ये था रॉगी। 3D इमेजिनेशन हो तो सब तरफ से होगा। यहाँ पे जो सेल सब था, इस सब सेल को एक साथ क्या नाम दिए थे, इस सब सेल को एक साथ नाम दिए थे गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब सब सेल को एक साथ नाम क्या दे रहे थे आप, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड ही बहुत सारा सेल के साथ बना होता है, करोड़ों सेल होते हैं इसके पास। डेली 1.5 लीटर से आपको 2 लीटर के आसपास गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। मतलब ये जो केमिकल निकालता है ना, अगर तुम गैस्ट्रिक जूस बनाता है ना, गैस्ट्रिक जूस, है ना। अभी टाइम है कि चला गया टाइम, हेलो, हाँ ठीक है सर। तो एक मिनट राजा, लेकिन आएगा, उसका फोन है मयंक का। तो हम बता रहे थे कि आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ तक कोई दिक्कत। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनता है सर, आपको गैस्ट्रिक जूस बनता है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको दिख रहा ना। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस को जब एनालिसिस करोगी ना, मतलब इसको फैला के देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो इसके अंदर में तुमको HCl मिलेगा, HCl पहला बात। इसका इंग्लिश जानती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। पॉइंट क्या है ना, पॉइंट है एसिड, है ना, पॉइंट क्या है, तो आपको एसिड बनाने का, मेक एसिड, नामे में लिखा एसिड। और उसके बाद आपको एक और चीज है, इसी के अंदर में म्यूकस भी होता है, म्यूकस ये चिपचिपा लेयर भी बनाता है। और क्या, और ये आपको एक खास तरह का इनएक्टिव एंजाइम बनाता है सर, इनएक्टिव एंजाइम बनाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको
है ना। इनएक्टिव एंजाइम एग्जांपल के तौर पे पेप्सिनोजेन बनाता है, ये पेप्सिनोजेन बनाता है। दिमाग लग रहा है? देखो हम तुम लोगों को पढ़ाए हुए हैं, या आप लोग फिर से सुन सकते हैं इस नाम को नाम, कि जब भी नाम के अंदर में जेल लगा था इसका तो वो सोया हुआ है, ये इनएक्टिव है, काम नहीं कर सकता है, ये एकदम इनएक्टिव एंजाइम है। चल रहा है। सर ये एंजाइम एक्टिव कब होगा? बताएंगे 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 बताएंगे। उससे पहले पूछो, उससे पहले कोई दिक्कत है तो बोलो।